स्टार्ट। देसी भाषा में प्रशासनिक पत्र व्यवहार की चर्चा करते समय कई अंग्रेजी पक्षपातियों की बाहों पर बल पड़ जाता है। वे यह नहीं सोचते कि शासन नामक प्रविधि अंग्रेजों के आने के पहले तो क्या सैकड़ों वर्षों से प्रचलित हो रही है। केरल के जो पूर्व रूप छोटे बड़े राज्य थे उनमें मलयालम प्रशासनिक भाषा थी। तमिलनाडु में तमिल प्रशासनिक भाषा रही थी। आंध्र में तेलुगु थी। राजनीतिक युग परिवर्तनों के कारण इन प्रदेशों के प्रशासन पर संस्कृत शब्दों का प्रभाव पड़ा। बाद में फारसी तुर्की शब्दों का योग भी रहा। अंग्रेजों के जमाने में पहले अंग्रेजी शब्द जुड़े। बाद में अंग्रेजी के ज्ञाताओं की संख्या बढ़ी। अंग्रेजी में छपाई टंकन आशुलिपि आदि की सुविधा बढ़ी। इन सबसे बढ़कर उच्चतम अधिकारी एवं उच्च प्रशासक न्यायाधीश आदि स्थानीय भाषाओं से अपरिचित थे। इन सब कारणों से अंग्रेजी ही प्रशासनिक भाषा हो गई। जहाँ पहले थोड़े से अंग्रेजी शब्द देश की प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त होते थे वहाँ स्थिति उल्टी हो गई और ऐसा समय आया कि प्रशासनिक अंग्रेजी में थोड़े से देशी शब्द प्रयुक्त होते रह गए। पैरा। फिर भी प्रत्येक भारतीय भाषा में प्रशासन की बुनियादी अभिव्यक्तियां पहले से ही रही है क्योंकि शासक शासित का संबंध नया नहीं है। न्याय व्यवस्था दंड व्यवस्था तो हर राज्य में अंग्रेजों के आने के पहले भी अनिवार्यतः थी ही। उसके स्वरूप एवं प्रविधि में योगानुसार परिवर्तन हुआ तो अखिल भारतीय प्रसंग पर अर्थात पठान मुगल शासन का प्रभाव देश की सभी भाषाओं पर पड़ा जिनमें दक्षिण की भाषाएं भी शामिल है। इसलिए सारी भारतीय भाषाओं में प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ सामान्य प्रयुक्तियां सुलभ है। ये भारतीय भाषाएं जितनी पुरानी रही है और देश की संस्कृति व प्रशासन से जितने पुराने योग से जुड़ी रही है उतनी ही बड़ी मात्रा में इनमें प्रशासनिक शब्द एवं अभिव्यक्तियां भी प्रयुक्त होती रही है। पैरा। संस्कृत के न्यायों की उक्तियों को आप शायद पुरानी बात मानकर टाल दें तो हम नए युग की ही बात करें। नवीनतम युग कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में उसका स्मृति कक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें काफी सामग्री संग्रहित करके रखी जाती है। कंप्यूटर कार्य के समय उसी स्मृति कक्ष से सारी आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करता है। हमारा मस्तिष्क भी प्रकृति का दिया हुआ कंप्यूटर का स्मृति कक्ष ही है। उसकी कोशिकाओं में शब्द राशि अंकित होकर सुरक्षित रहती है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसी से वांछित शब्दों को लेते हैं।
यदि स्मृति कक्ष में लक्ष्य भाषा के पर्याप्त शब्द भरे न हो तो अनुवाद करते समय बार बार शब्दकोश के पीछे पड़ना होगा। विराम। शब्दकोश भी कभी कभी समय पर साथ नहीं दे पाते, इसलिए स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किए हुए उत्तम अनुवाद प्रयुक्त लक्ष्य भाषा के शब्दों पर जोर देते हुए बारंबार पढ़ते जाइए। विराम। अच्छा होगा कि छोटी कॉपी में उपयोगी जच्चे शब्दार्थ नोट करके रख लेने की आदत डालें। विराम। कभी कभी यह छोटा कोश बहुत काम आता है। विराम। हम अपने मस्तिष्क को कंप्यूटर भले ही माने, पर कंप्यूटर की भी एक सीमा होती है। विराम। अलग अलग प्रयोजन के लिए उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। विराम। साहित्य का अनुवाद करते समय यह सीमा उतनी अनुभव नहीं होती जितनी कि विज्ञान आदि विषयों का अनुवाद करते समय होती है। विराम। ऐसी स्थिति में तो संदर्भ ग्रंथों का सहारा लेना ही होगा। शब्द, शब्दांश, वाक्यांश, प्रत्यय, मुहावरे, संरचना, हर पहलू का ज्ञान प्राप्त करना होगा। विराम। सांस्कृतिक अर्थ छवियों की जानकारी भी अपेक्षित है। विराम। इसके लिए लक्ष्य भाषा बोलने वाले जन समाज की व्यवहारिक बातों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। विराम। लोगों से पूछकर नए शब्दों को ग्रहण करना होता है। विराम। इस प्रसंग में झूठा दंभ, संकोच और आलस्य दुश्मन होते हैं। विराम। बड़ी मेहनत करने के बाद ही हमारा अनुवाद सफल और उत्तम होता है। विराम। हमाम के गायक भी कभी कभी बढ़िया तान निकाल लेते हैं, किंतु स्थायी संगीत कला के लिए तो गायक को रियाज करना ही पड़ता है। विराम समाप्त। डिक्टेशन थोड़ा कुछ अलग लेवल का किया गया है। इसमें पहले शब्दों को तोड़ तोड़ के बोला गया है, उसके बाद में यहाँ पर फ्लो जो वही रेगुलर फ्लो होता है वो फ्लो रखा गया है। इस तरीके के फ्लो का भी थोड़ा सा अभ्यास करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पता नहीं कैसे क्या हो, क्योंकि स्पीड कम है तो कुछ भी किया जा सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।